अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ साइकोलॉजी 101 के लेसन नंबर 36 को डिस्कस करूंगी। इसकी हेडिंग क्या है? एबनॉर्मल बिहेवियर। अब इसमें क्या सबसे पहले डेफिनेशन है एबनॉर्मल बिहेवियर की। तो क्या डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है? ऐसे पर्सन्स जो कि अपने आप से डिसकम्फर्ट होते हैं, यानी अपने आप से मुतमईन नहीं होते, वो क्या होते हैं? एबनॉर्मल होते हैं। उसके बाद ऐसे लोग जो अपने बिहेवियर और अपनी थॉट्स से कंफर्टेबल फील नहीं करते, या उनके बिहेवियर और उनके थॉट्स उनके लिए आराम का बायस नहीं बनते, तो वो भी एबनॉर्मलिटी में शुमार होते हैं। उसके बाद डिस्कम्फर्ट्स जो हैं वो एंजाइटी और स्ट्रेस की भी फॉर्म हो सकती हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? इनएबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली। ऐसे लोग जो इफेक्टिवली अपनी थॉट्स को, अपने बिहेवियर को जज नहीं कर सकते, या अपनी डेली लाइफ के फंक्शंस अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, वो एबनॉर्मल कहलाते हैं। जैसे वो एडजस्ट नहीं हो रहे कहीं, या फिर कोई सोशल रिक्वायरमेंट अपनी नहीं पूरी कर पा रहे, या इस तरह की कुछ भी चीज़ें। उसके बाद लीगल डेफिनेशन है एबनॉर्मलिटी की, कि हर डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लॉ डिफाइन करता है एबनॉर्मलिटी को, यानी हर कंट्री में एबनॉर्मलिटी की डेफिनेशन की डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस है। जैसे किसी कंट्री में ये समझा जाता है कि पागलपन और एबनॉर्मलिटी दोनों डिफरेंट हैं, मतलब इन दोनों को आप सेम कंसीडर नहीं कर सकते। उसके बाद कुछ एबनॉर्मलिटी ऐसी कंसीडर की जाती है जहाँ पे लोग अपनी कुव्वतों को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, या उनका मिसयूज़ करते हैं, या वो किसी क्राइम में फंस जाते हैं, तो उनको भी एबनॉर्मल करार दिया जाता है। उसके बाद अगर किसी का थॉट या बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो उसको एबनॉर्मल कहा जाता है। और कोई सही या गलत में पहचान नहीं कर पा रहा, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है, तो वो भी एबनॉर्मल में शुमार होता है। उसके बाद पर्सपेक्टिव हैं, इसमें अप्रोचेस थी जिन्होंने डिस्क्राइब किया इस चीज़ को कि एबनॉर्मलिटी क्या है, और डिफरेंट वेज से आप कैसे एक पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल पर्सपेक्टिव थी। मेडिकल पर्सपेक्टिव इसमें इस तरह आई कि इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखा गया कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे कॉज होते हैं इन बीमारियों की, और कैसे इनको सिस्टमेटिकली इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर कोई जेनेटिक सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, नर्व सिस्टम इन्वॉल्व है, मतलब डिफरेंट टेस्ट से देखा जाता है कि क्या वजह है एबनॉर्मलिटी की, हार्मोनल चेंजेस है, ये कुछ भी, तो उनको उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाए। उसके बाद साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव थे। इसमें क्या था कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको मेंटल डिसऑर्डर में इन्वॉल्व कर देते हैं। उसके बाद अनकॉन्शियस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो भी सिग्निफिकेंट होती हैं, यानी वो भी इस चीज़ की वजह बन जाती हैं। उसके बाद बिहेवियर पर्सपेक्टिव को देखा गया कि एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे होते हैं, उनको कैसे सीखा जाता है, या उनको कैसे समझा जाता है, और ये इनकी कॉज क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। इसमें क्या होता है? जब आपकी इनर थॉट्स या बिलीव्स वजह बनती हैं आपकी मेंटल डिसऑर्डर्स की। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या होते हैं? जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और ये चीज़ें आप में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर देती हैं, मतलब आप खुद पसंदी में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव क्या होते हैं? जब सोशली आप चीज़ों से फेमिलियर नहीं होते, या सोसाइटी में आप अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, मूव नहीं कर पा रहे होते, आप जो लोगों की अगर कुछ क्रिटिसिज्म है उसको आप बेयर नहीं कर पा रहे, और कुछ लोग जो होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा फील करते हैं, तो वो मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन है मेंटल डिसऑर्डर की, जो तो उसमें क्रिपलाइन जो था उसने क्लासिफिकेशन दी मेंटल डिसऑर्डर की। उसके बाद और ज़्यादा सिस्टम इसमें निकलते गए, जैसे इनका पर्पस क्या था कि मेंटल डिसऑर्डर को समझा जाए, उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। क्लासिफिकेशन सिस्टम इसमें क्या था? DSM IVTR, और दूसरा क्या था? ICD। अब DSM IVTR क्या था? ये डायग्नोस्टिक सिस्टम था जिसमें स्टैटिस्टिकल तरीके से मेंटल डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया जाता था, उसको समझा जाता था। उसके बाद इसको सबसे ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता था। उसके बाद ICD था, इसमें क्या था? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, जो यूरोप में और इन कंट्रीज़ में ये सिस्टम यूज़ किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस सिस्टम को यूज़ किया, उसने ICD को डेवलप करवाया। ICD क्या था? एक कम्प्रीहेंसिव क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसमें साइकोलॉजिकली देखा जाता था कि एक पर्सन कैसे बीमार है, या उसमें क्या डिसीज़ेज हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी ये डिटेल है कि ये पॉपुलर डायग्नोस्टिक सिस्टम था, और इसमें कैसे कैसे चेंज होता रहा, और इसने कैसे डायग्नोस्टिक्स प्रोसेस में मदद की। उसके बाद DSM IVTR के बारे में है कि ये सबसे पहले 1917 में पब्लिश हुआ, ये इसके बारे में लिखा गया, और हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के साथ इसको टेस्ट किया गया। उसके बारे में डिटेल है कि 106 मेंटल इलनेस
की लिस्ट थी जो इस सिस्टम के थ्रू जिसको सॉल्व किया गया या जिसको देखा गया, जैसे DSM-2 वाज पब्लिश। अब उसकी पब्लिकेशन के सारी ये डिटेल दी हुई कि कब कब वो इम्प्रूव होता रहा और कैसे डेवलप होता रहा। उसके बाद मल्टी एक्सियल सिस्टम ऑफ DSM-R था। इसमें क्या था, 5 एक्सिस या टाइप्स थी इनकी जिनको कंसिडर किया जाता था कि इसको पेशेंट को कैसे इस तरीके से पेशेंट को कैसे डायग्नोज करना है। जैसे क्लिनिकल डिसऑर्डर था, फिर उसमें लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम थी, मतलब जिनको ज़्यादा टाइम के लिए कुछ डिसऑर्डर्स थे उनको देखा गया, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिन लोगों में थे उनको देखा गया, जनरल मेडिकेशन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर थे उनको देखा गया, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से जिनमें डिसऑर्डर थे उनको देखा गया। डिफरेंट फैक्टर्स से लोगों को देखा गया कि वो किस तरह एबनॉर्मलिटी में आए हैं या क्या वजह उनकी एबनॉर्मलिटी की बनी। ठीक है, उसके बाद क्या था, मेजर कैटेगरीज थी इसकी, जैसे एनजाइटी थी और शिज़ोफ्रेनिया के मरीज थे, इसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था। मतलब सब चीज़ों को इसमें देखा गया कि इसमें इन लिस्ट को, इन कैटेगरीज को इन्वॉल्व किया गया कि ऐसे जो पर्सनस हैं उनको इस टेस्ट के थ्रू उनका इलाज किया जाए या उनको उनकी बीमारी को डायग्नोस किया जाए। उनके उसके बाद एनजाइटी डिसऑर्डर है, उसमें क्या है कि जब एक बंदा खुद किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है अपनी रूटीन में, या उसका जो सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, वो प्रॉपरली काम नहीं करता, वो अपने आप को किसी परेशानी में हर वक्त महसूस करता है या वो परेशान रहता है और उसकी वजह से उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, स्ट्रेस लेता है, स्ट्रेस की वजह से जो है वो हर वक्त डिप्रेशन का शिकार रहता है। तो ऐसे पर्सन भी जो हैं वो किसी फैमिली की वजह से, किसी हिस्ट्री की वजह से या किसी काम के प्रेशर की वजह से इन चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को बेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद मेजर सिम्टम्स जिसमें क्या इंक्लूड होती हैं, या स्ट्रेस में क्या मेजर सिम्टम्स नज़र आती हैं कि नींद नहीं आती, या सर दर्द होता है, या आपको आपका जो बॉडी होती है वो ट्रिमलिंग हो रही होती है, यानी शिवरिंग कर रही होती है, या आपको अपना बैलेंस नहीं लगता, आपका आपको अपना माउथ जो है वो ड्राई फील हो रहा होता है। मतलब इस तरह की जो जो सिम्टम्स हैं वो शो होते हैं। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मसल्स आपके रिलैक्स नहीं हैं, या आपको थकन है, ये सब चीज़ें। उसके बाद कॉमन कॉजेज़ हैं इसकी कि आप अगर कोई परेशानी आपने बहुत ज़्यादा फ़ील की है, या कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपको मिला है, या आपने कोई ड्रग्स का यूज़ किया है, ये चीज़ें भी आपको एंग्जायटी की तरफ लेके जाती हैं। उसके बाद आपको कोई किसी चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा पैनिक डिसऑर्डर, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टची हो गए हैं, आपने उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लिया है। और ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, कंपल्सिव डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। मतलब ये स्ट्रेस की सारी फॉर्म्स हैं, और ये कैसे होती हैं, जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसको बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेस ले लेते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट इसका देखा गया कि इसकी कॉज़ क्या थी, इसको इससे कैसे बचा जा सकता है, अगर कोई ड्रग यूज़ कर रहा है तो उसको इस फैक्टर से कैसे निकाला जा सके, और उसकी रिलैक्सेशन थेरेपी उसको करवाई जाए कि वो इस चीज़ से निकल सके, उसको अच्छी एरोबिक एक्सरसाइज दी जाए, मतलब उसको एक फ्रेश एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए कि वो इन चीज़ों से निकल के एंजाइटी और इन चीज़ों को छोड़ के एक हेल्थी लाइफ की तरफ मूव करे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्रॉनिक फॉर्म ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। ये कैसे होता है, जो जेनेटिकली या फिर इनहेरिटेडली जो आप में बच्चों में प्रॉब्लम्स आती हैं, ये वेरी अर्ली एज में ही शुरू हो जाती हैं। बच्चों को मसल्स का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही, या फिर उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद कुछ बच्चे चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं, कुछ बच्चों की तबीयत में बेचैनी होती है, तो वो सब चीज़ें इनहेरिटेडली भी उनमें आ जाती हैं। उसके बाद सिम्टम्स इन्वॉल्व, जो पर्सन्स होते हैं वो अपने आप को रिलैक्स फील नहीं करवाते, इस तरह उनको बेचैनी सी हर वक्त रहती है, सर दर्द है, स्वेटिंग है, मतलब इस तरह के मसल्स उनके रिलैक्स नहीं है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। उसके बाद किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, पैनिक अटैक, चीज़ों के बारे में हो जाना कि किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसल्टेट हो जाना, ये सब चीज़ें हैं। तो इस उसके बाद जब कोई पैनिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसल्टेट हो जाता है, उसको बिल्कुल अपने हवासों पे सवार कर लेता है, तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ सिम्टम्स शामिल होते हैं, जैसे स्वेटिंग है और ट्रेम्बलिंग है, आपकी बॉडी शिवर कर रही है, काँप रही है। उसके बाद चॉकिंग, फियर ऑफ डाइंग, मतलब आपको, कुछ लोगों को पानी का खौफ होता है, कुछ को हाइट्स से खौफ आता है, बुलंदी पे ज़्यादा जाने से, और कुछ लोगों में और सिम्टम्स नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे स्लीप डिसऑर्डर है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, नींद नहीं आ रही, और कुछ बेचैनी सी है। मतलब ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो एंजाइटी की वजह से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक सिस्टम होता है जो थोड़ा सा लेंथी तो होता है, लेकिन अगर इसको प्रॉपरली अप्लाई किया जाए तो ये काफ़ी हद तक काम कर सकता है, यानी जिसमें थेरेपीज़ होती हैं या फिर कुछ ऐसी ड्रग्स
एज अ मेडिसिन दी जाती हैं जो कि सिम्टम्स को मिनिमाइज़ कर देती हैं। उसके बाद फ़ोबियाज़ हैं, फ़ोबियाज़ भी डिप्रेशन की वजह से होते हैं। किसी पर्सन को कोई पर्टिकुलर फ़ोबिया हो गया किसी चीज़ के बारे में, कोई खौफ़ के बारे में, जैसे कुछ लोगों को फ़ोबिया होता है बुलंदी पे जाने से, कुछ को पानी से खौफ़, कुछ को आग, मतलब इन चीज़ों का खौफ़ जब ज़हन में बैठ जाता है और वो उसको ओवरकम नहीं कर पाते, तो ये इसको थोड़ा-सा हैंडल करना मुश्किल होता है। इसमें भी यही सिम्पटम्स होती हैं कि हार्ट बीट आपकी फ़ास्ट हो गई है या फिर आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फ़ील हो रही है किसी चीज़ से, सर का दर्द है और आप हर वक़्त बेचैनी महसूस करते हैं, तो ये इन बीमारी की अलामात हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट देखते क्या है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन, एबनॉर्मल बिहेवियर की डेफिनेशन एक करनी है, जो भी आपको इसमें से ईज़ी लगे आप एक डेफिनेशन उसको अच्छे से रेडी कर लें। उसके बाद इसमें जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनके पॉइंट्स आपने सिर्फ ये जो 6 पॉइंट है ये आपने माइंड में रखने हैं कि पर्सपेक्टिव एबनॉर्मलिटी के क्या होते हैं, जैसे मेडिकल है, साइकोडायनामिक है, बिहेवियरल है और बाकी जो हैं। उसके बाद इसमें जो 2 सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, डीएसएम, आईवीटीआर और आईसीडी, इनका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है कि ये क्या है। डीएसएम, आईवीटीआर क्या है? ये स्टैटिस्टिकल मैनुअल सिस्टम था, यानी जिसमें अदाद-ओ-शुमार के थ्रू या इंटरव्यू लेके या उनसे बात करके या उनकी नंबरिंग करके क्लासिफाइड किया गया। और जो दूसरा है वो क्या था, जिसमें साइकोलॉजिकल डिसीज़ेज़ को देख के या उनको जज करके उनके बारे में पता लगाया गया। इसको आपने देखना है, बस इसका आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि क्या है बस, और उसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है या इसकी जो सिम्पटम्स हैं ये सेम ही है। आप इसमें अगर आपको आएँ तो आपको इसमें मुश्किल नहीं होगी लिखने में कि इससे क्या-क्या प्रॉब्लम होती है, कॉमन सी प्रॉब्लम है। आप इनका आप माइंड में आप वैसे ही रख लें कि स्वेटिंग होती है या हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और मसल रिलैक्सेशन नहीं होती, टेंशन होती है, मतलब ये 2-4 चीज़ें आप अपने माइंड में रख लें। ये आप सब जो भी डिसीज़ेज़ हैं उनमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली कॉमन फैक्टर्स यही होते हैं डिसीज़ेज़ के। और इसके अलावा आप फ़ोबियाज़ जो है, फ़ोबियाज़ इसको थोड़ा-सा इसकी डेफ़िनेशन को कर लें बस। और इसमें लेक्चर को आप थॉरली एक दफ़ा ज़रूर रीड कर लें ताकि ऑब्जेक्टिव में कुछ आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा मेरा जो ब्लॉग है उस पे सब इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स के लिंक हैं, आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो ब्लॉग का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको वहाँ से फॉलो करें। और उसके अलावा इंस्टा का भी पेज है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं और फेसबुक का पेज है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें ताकि आपको डेली की वीडियो मिलती रहे, आपको पता चलता रहे कि डेली का कौन सा लेक्चर अपलोड हो चुका है। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।